वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे नीट बायोलॉजी 2024 के एग्जाम में आए हुए बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन बहुत ही डिटेल वे में कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल किंगडम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आए हुए सारे क्वेश्चंस का हमने डिटेल सोल्यूशन देखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे प्रीवियस वीडियोज भी देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट यूजी 2024 एग्जाम में आए हुए एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो मैच द कॉलम का क्वेश्चन है और लिस्ट 1 दी गई है जिसको लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। लिस्ट 1 है एक्सोथैल्मिक गोइटर। हमें पता है एक्सोथैल्मिक गोइटर जो करता है वो हाइपर सिक्रीशन से होता है थायराइड हार्मोन के। दूसरा दिया हुआ है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली जो होता है वो होता है हमारा एक्सेसिव सिक्रेशन से ग्रोथ हार्मोन के एक्सेसिव सिक्रेशन से। जो कसिंग सिंड्रोम है ये होता है हमारा एक्सेस सिक्रेशन से कॉर्टिसोल का, जिसमें क्या होता है मून जैसा फेस हो जाता है। और क्रिटिनिज्म जो है ये होता है हाइपो सिक्रेशन से थायराइड हार्मोन के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा आया है ईसीजी। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इसमें 3 तरीके की वेव होती है। 3 तरीके की होती है। एक होती है पी वेव, एक होती है क्यू आर एस वेव और एक होती है टी वेव। जो पी वेव होती है वो एट्रिया का डीपोलराइजेशन करती है। जो क्यूआरएस वेव होती है ये वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन करती है। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। जो टी वेव है ये वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन करती है। तो हम देख लेते हैं। पी वेव जो है यहां पे बताया हुआ है एट्रिया का डीपोलराइजेशन, तो इसका हो जाएगा थर्ड। क्यूआरएस जो होता है वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन करता है, तो ये हो जाएगा बी का सेकेंड। टी वेव जो होता है वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन होता है, तो सी का हो जाएगा फोर्थ। और बचा टीपी गैप, ये हो जाएगा मसल को साइलेंट रखता है इलेक्ट्रिकली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए का थर्ड इसी में है केवल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, थोड़ी सी और बात समझ लीजिए यहाँ पे। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट वो बेस्ड होता है बेस्ड ऑन गैल्वेनोमीटर। जिसमें क्या होता है, हम कुछ ऐसा ग्राफ आता है इसका, ऐसा ग्राफ आता है। जो ये होता है ये पी वेव होती है, ये होती है क्यू वेव, ये होती है आर वेव, ये होती है एस वेव और ये होती है टी वेव। जो पी वेव होती है ये जो एसए नोड होता है हमारे हार्ट में, ये एसए नोड क्या करता है? डीपोलराइजेशन करता है। और डीपोलराइजेशन से क्या होता है? एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो जाता है। जो क्यू वेव है ये वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन करता है। जो टी वेव है ये वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन करता है। और जो आर वेव है ये भी कहीं ना कहीं ये भी वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन करता है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो यहाँ पे दिया गया है वो बहुत ही इजी सा एक कॉन्सेप्ट है।
जिसको हमें यहाँ पे समझना है, और इसको हम पहले थोड़ा सा बना के देख लेते हैं, तो ये इजी रहेगा हमें सॉल्व करने की बेसिस से। क्या है, जैसे हमें पता है कि हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, जीएनआरएच को सिक्रीट करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच को रिलीज करता है। कहां पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है जीएनआरएच, ये रिलीज कर देता है दो हार्मोन को। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको एलएच कहते हैं, दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको एफएसएच कहते हैं। जो एलएच होता है, ये हमारा जो टेस्टिस होती है उसमें सेल पाई जाती है जिसका नाम होता है लेडिक सेल। लेडिक सेल, इस जो एलएच होता है वो लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, जबकि एफएसएच जो है वो इनिबिन को रिलीज करता है। ये एक फैक्टर है, इनिबिन को रिलीज करता है। और एफएसएच दूसरा काम क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। लेडिक सेल क्या करती है, एंड्रोजन को प्रोड्यूस करती है, एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस क्या है, जैसे टेस्टोस्टेरॉन, ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है जिसको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। तो जो यहाँ ए है ये क्या हो जाएगा, एफएसएच। सी क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे सी होगा, जो ए होगा वो हो जाएगा एफएसएच। बी हो जाएगा लेडिक सेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेडिक सेल, बी हो जाएगा लेडिक सेल। और सी हो जाएगा, ये कहां पे बनेंगी, ये जो एफएसएच है वो किस पे काम करेगा, कहीं ना कहीं काम करेगा। एफएसएच जो है वो काम करता है सर्टोली सेल पे, सर्टोरी सेल पे। और सर्टोरी सेल क्या रिलीज करती है, इनहिबिन, और स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे जो सी है वो हो जाएगा हमारा सर्टोली सेल, ये हमें पता है सर्टोली सेल जो नर्व सेल होती है। और डी क्या हो जाएगा हमारा, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपका जो एक सिग्नलिंग है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो हार्मोनल सिग्नलिंग है उसके बेसिस से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें ये बताया हुआ है कि दो स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। उसके बेसिस में हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला दिया हुआ है, द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कार्पस कोलेसम। बिल्कुल सही है। जो हम लोगों में, ह्यूमंस में कार्पस कोलेसम होता है, ये क्या करता है, हम लोग की जो समझने की जो चीज है, जो हम अंडरस्टैंडिंग जो पावर होती है, जो दिमाग को यूज करने की पावर है, वो कॉर्पस कोलेसम देता है। और नर्व ट्रैक से ये ज्वाइन होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड है, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ओब्लांगाटा, पोन्स एंड सेरेब्रम। नो, सेरेब्रम नहीं होता वहां पे होता है मिड ब्रेन। सेरेब्रम ना होके वहां पे होता है मिड ब्रेन। तो इस सेकंड वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें लिखा हुआ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, नो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, नो। बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यस। स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, नो। होता क्या है, हमें पता है जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम है उसमें 3 चीजें से मिलकर बना होता है। एक होता है मिड ब्रेन, दूसरा होता है पोन्स, और तीसरा होता है मेडुला ओब्लांगाटा। तो इन्होंने दिया हुआ था यहाँ सेरेब्रम। और जो सेरेब्रम होता है आपका, आप जानते हो ये 4 ब्रेन का पार्ट होता है,
फोर ब्रेन का पार्ट होता है और इसीलिए ये ब्रेन स्टेम नहीं बनाता। ये ब्रेन स्टेम कौन बनाते हैं? जो मिड ब्रेन में होते हैं। तो ये आंसर सेकेंड वाला गलत था। ठीक है, तो इसका आंसर हमने क्या बताया आपको? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि हमारे जो किडनी का सिस्टम है उससे पूछा गया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो जक्स्ट्रा मेडुलरी जो नेफ्रॉन है उनके बीच, उनके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको क्या करना है, हमें चूज करना है और वो करेक्ट हो। ये लिखे हुए हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ ब्रेटनी। नहीं। Renal corpuscles of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of renal medulla. No. थर्ड दिया हुआ है कि loops of Henle of juxtamedullary nephron runs deep into medulla. जी हाँ, ये सही है। Juxtamedullary nephrons outnumber the cortical nephrons. No. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे हो जाएगा थर्ड आंसर। चलो देख लेते हैं बना के देख लेते हैं हम। बना के देख लेते हैं। बना के देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये ऐसे होता है। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं मेडुला। ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले कहां पाया गया है? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, मेडुलरी पोर्शन में पाया गया। तो यही इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनको क्या किया गया है, मैच द कॉलम क्वेश्चन है। लिस्ट 1 है, उसको लिस्ट सेकंड से मैच करना है और हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। यूनिसेलुलर ग्रेनुलेट्स जो इपिथेलियम होती है वो क्या करती है, जो गोबलेट सेल है एलिमेंट्री कैनाल के, वो वहां से निकलती है। जो कंपाउंड इपिथेलियम जो पाई जाती है वो पाई जाती है मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बक्कल कैविटी। तो बी का हो गया फोर्थ। जो मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम है ये पाई जाती है हमारी सिलेवरी ग्लैंड में, जबकि इंडोक्राइन ग्लैंडुलर इपिथेलियम है ये पाई जाती है पैनक्रियाज में। तो इस हिसाब से 1 का थर्ड इसमें है और यही आंसर हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ जो एक्सपायरेटरी और रेजिडुअल कैपेसिटी है जो हमारी लंग्स की या वाइटल कैपेसिटी है हमारी लंग्स की, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, उसको मैच करना है कि ये क्या होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है वो बनती है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनती है वो बनती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। जो वाइटल कैपेसिटी है वो बनती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से और टाइडल वॉल्यूम से, जबकि जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो बनती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है द हाइमेन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं कि फर्स्ट क्वाइटस में क्या होता है, ये
ब्रेक होता है, केवल फर्स्ट क्वार्टस में ही ब्रेक होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और प्रेजेंस और एब्सेंस जो है ये वर्जिनिटी को इंडिकेट करता है, ये भी सही नहीं है कि अगर हाइमेन है तब भी वो वर्जिन हो सकता है, अगर हाइमेन नहीं है तब भी वो वर्जिन हो सकती है। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इनको ओनली लिखा हुआ है, इन्होंने ओनली नहीं, ओनली वाला जो वर्ड इन्होंने टर्म यूज कर दिया, इसकी वजह से ये गलत हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड बोथ स्टेटमेंट, एक मिनट, इस क्वेश्चन को दोबारा से हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम सॉल्व करते हैं। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन, मैंने थोड़ा सा इसको मिसरीड कर लिया क्वेश्चन को, माफ करिएगा, हम दोबारा से पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट, जी हाँ, इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, स्टेटमेंट वन सही है। और हाइमेन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टस ओनली, ये गलत है, ये कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, ये आंसर होगा थर्ड इसका, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बताया हुआ है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब, the descending limb of loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolytes. Statement second है the proximal convoluted tubules is lined by simple columnar broad border epithelium increase the surface area for reabsorption. इनका जो स्टेटमेंट वन है ये भी फॉल्स है और स्टेटमेंट टू जो है वो भी फॉल्स है। कैसे है हम बता देते हैं आपको। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना दिया, ये है इसका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है लूप ऑफ हेनले, फिर आता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हो जाता है, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। होता क्या है, जब कोई फिल्ट्रेट यहां से फिल्टर होके जब नीचे आता है तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही हाई हुआ रहता है, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है, फिर नीचे आके यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा होता है, तो वाटर बहुत ज्यादा होता है तो यहीं पे लगे होते हैं एक्वापोरिन चैनल, एक्वापोरिन चैनल। ये एक्वापोरिन चैनल है, ये भी एक्वापोरिन चैनल यहाँ लगे हुए, ये क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑस्मोलाइट जो बढ़ रहा था वो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, वाटर निकलता जाएगा, तो क्या होता है, परमिएबल होता है। इन्होंने यहाँ क्या लिखा है, इम्परमिएबल, नहीं, परमिएबल होता है वाटर के लिए और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है, यहाँ पे इम्परमिएबल होता है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो स्टेटमेंट वन है वो भी रॉन्ग है। और इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी जो पीसीटी है, इनलाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपलर कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये जो इन्होंने यहां लिख दिया है कॉलमनर, ये कॉलमनर ना होके ये होती है क्यूबॉइडल, ये होती है क्यूबॉइडल होती है एपिथेलियम। और ये क्या करती है,
इसमें पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर होता है इसका, और ये क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को। तो इसके स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग है, स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग है। तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनने के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो फेवरेबल होता है एल्वियोलाई में। तो हमें पता है वहां पे हाई PO2 होना चाहिए और लेस H+ कंसेंट्रेशन होनी चाहिए। तो वो क्या होगा, फेवरेबल होगा एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हो गया कि जब फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। इसमें एवी बंडल दिया हुआ है, परकिंजे फाइबर दिया हुआ है, एवी नोड दिया हुआ है, बंडल ब्रांचेस दिया हुआ है और एसए नोड दिया हुआ है। हमें पता है कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है, ह्यूमन का हार्ट होता है, ये होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक के मतलब क्या है कि ये जो मायोजेनिक हार्ट होता है ये कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है बाय इटसेल्फ, खुद से ही जनरेट कर सकता है। तो जो ये जो ह्यूमन हार्ट है इसमें क्या होता है, इसमें पाया जाता है एसए नोड। ये एसओ नोड क्या है, ये होता है पेस मेकर। पेस मेकर का मतलब क्या है कि इसमें ऑटो रिदमिक एक्टिविटी होती है। ऑटो रिदमिक एक्टिविटी का मतलब ये है, ये जनरेट कर सकता है एक्शन पोटेंशियल। जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो ये पहुंचाता है लेफ्ट एट्रियम पे और राइट एट्रियम पे। लेफ्ट एट्रियम पे और राइट एट्रियम पे। जो लेफ्ट एट्रियम पे क्या होता है, एवी नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एवी नोड। एवी नोड को हम क्या करते हैं, ये भी कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल, और इसको हम क्या कहते हैं, पेस सेटर। इसको बोलते हैं पेस सेटर एवी नोड को, और एसए नोड को बोलते हैं पेस मेकर। ठीक है, जो एवी नोड से क्या होता है, ये चला जाता है दो जगह पे, ये दो जगह पे चला जाता है। एक चला जाता है लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में, और दूसरा चला जाता है राइट बंडल ऑफ हिस में। जो राइट बंडल ऑफ हिस में जाता है, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में जाता है, ये परकिंजे फाइबर में खुलता है। परकिंजे फाइबर में जो रिदम है वो जनरेट कराता है एक्शन पोटेंशियल। जो राइट बंडल ऑफ हिस है, ये भी जो परकिंजे फाइबर है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराता है। फिर परकिंजे फाइबर क्या करता है, पूरे हार्ट की वेंट्रिकल पे, पूरे हार्ट की वेंट्रिकल के वॉल पे क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा एसए नोड। क्या है, एसए नोड। तो एसए नोड किसमें है, सबसे पहले इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद क्या होगा, एवी नोड। एवी नोड किसमें है, एवी नोड इसमें है, इसी में है केवल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। एवी नोड के बाद क्या होगा, हमने क्या बताया अभी, एवी नोड के बाद क्या होगा, बंडल ऑफ हिस होगी। तो बंडल ऑफ, इसके बाद एवी बंडल है, इसी को बंडल ऑफ हिस कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, डी क्या है, बंडल ब्रांचेस में खुल जाएंगे, और बंडल ब्रांचेस क्या होगा, परकिंजे फाइबर कहीं ना कहीं वो जनरेट कर देगा, और परकिंजे फाइबर से हार्ट की पूरे वेंट्रिकल्स पे वो फैल जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ जो है मसल्स जो बनाई गई हैं, और उनको क्या करना है, उनको मैच करना है। उनको क्या करना है, मैच करना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो स्केलेटल मसल है, जो ए है वो स्केलेटल मसल है, जो बी है वो स्मूथ मसल है, और जो सी है वो हार्ट की मसल है या कार्डियक मसल है।
तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन के जैसे ही सेम क्वेश्चन है, इसको हमने भी ऊपर ही डिस्कस किया है। इसमें हमने बताया था यहाँ पे कि हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, जीएनआरएच रिलीज करता है, जीएनआरएच रिलीज करता है। ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, दो हार्मोन बनाती है, एलएच और एफएसएच। जो एलएच है वो हम बता रहे थे कि लिडिक सेल पे एक्ट करता है, लिडिक सेल्स पे एक्ट करता है, जबकि एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। और सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, ये रिलीज करता है क्या, इनहिबिन, जो एक मतलब इनहिबिट करता है जाके। और लिडिक सेल ये क्या करती है, ये एंड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा था, हमने भी पीछे ही डिस्कस किया। तो उसी बेसिस पे ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि एफएसएच एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लिडिक सेल इन मेल। नहीं, एफएसएच यहाँ काम कर रहा है सर्टोली सेल पे, जो टेस्टिस में सर्टोली सेल होती है उन पे काम कर रहा है, और ये यहाँ कह रहा है लिडिक सेल पे काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा तो दूसरा दिया हुआ रीजन, ये असर्शन था। रीजन क्या है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रेट्स एस्ट्रोजन इन फीमेल्स व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल सिक्रेट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग। हाँ बिल्कुल, जो लेडिक सेल है इसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। और हमने बताया है क्या करती हैं, एंड्रोजन का प्रोडक्शन करती हैं। तो जो ए है वो गलत था, लेकिन यहाँ असर्शन और रीजन करके पूछा हुआ है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जी हाँ, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि जो हमारे कुछ जैसे हाइपोथैलेमस है, मेडुला है, सेरेबेलम है, इनका जो है उनको इनके फंक्शन से इनको मैच करना है। इनके फंक्शन से इनको क्या करना है, हमें मैच करना है। ये तो इसका जो पहला जो पोन्स होता है, पोन्स क्या करता है, ये डिफरेंट रीजन के जो ब्रेन्स हैं उनको कनेक्ट करता है। पोन्स क्या करता है, डिफरेंट रीजन है जो ब्रेन्स के उनको कनेक्ट करता है। फिर जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है। जो मेडुला होता है ये कंट्रोल करता है रिस्पायरेशन को और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। सेरेबेलम जो होता है ये प्रोवाइड करता है एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स टू रेगुलेट पोस्चर बैलेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन। कौन सा इसमें से स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं जो लिपिड से जिसकी सिंथेसिस नहीं हुई हो, लिपिड से सिंथेसिस नहीं हुई। तो हमें पता है कॉर्टिसोल भी लिपिड से बनता है, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे क्या बनते हैं, लिपिड से। कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल इनका जो प्रिकर्सर होता है, इन तीनों का जो प्रिकर्सर होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो ग्लूकागॉन है ये क्या है, ये एक प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, प्रोटीन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन और रीजन की तरह इन्हें दिए गए हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो क्या होती है, ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग ए हेल्थी बेबी। बिल्कुल सही है। कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। ये भी सही है। तो जो बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये लिखेंगे जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें एंटीबॉडीज होती है,
एंटीबॉडीज जब होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, वो जो बेबी होता है उसमें इम्यूनिटी डेवलप करती है। क्या करती हैं, इम्यूनिटी को डेवलप करती है न्यूबॉर्न बेबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। हमें पता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इस्थमस, इनफंडिबुलम और एम्पुला। जब आप बनाते हो स्ट्रक्चर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, तो कुछ ऐसा बनाते हो। ये जो यहां पे निकला रहता है फिंगर लाइक, इसको हम फिम्बरी कहते हैं। ये जो होता है जंक्शन, इसको बोलते हैं इस्थमस। और जो ये होता है इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। और जो ये होता है इसको बोलते हैं एम्पुला। और इन्हीं तीनों को मिला के बनता है फैलोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर फैलोपियन ट्यूब का एग्जांपल क्या है, इस वाले जो पार्ट होता है, मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, जो यहाँ भी सेम ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है। जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है यूटेराइन फंडस। ये वाला पार्ट जो होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का, यूटेराइन फंडस। तो ये पार्ट नहीं है किसका, फैलोपियन ट्यूब का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिस्ट 1 दी गई है और इसको मैच करना है लिस्ट सेकेंड से। पहला ये फाइब्रस ज्वाइंट है। फाइब्रस ज्वाइंट हमें पता है कि ये पाया जाता है स्कल में, और डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, और ये मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। फिर उसके बाद जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है ये पाया जाता है एडजेसेंट वर्टेब्री में, जो क्या करता है, मूवमेंट को लिमिटेड कर देता है। जो हिंज ज्वाइंट है ये पाया जाता है नी में और हेल्प करता है लोकोमोशन में। जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है ये क्या करते हैं, ये ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में पाए जाते हैं, जो कि रोटेशनल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसका तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारा वो दिया गया है कि कुछ जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दिए गए हैं, तो उसमें से हमें चूज करना है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन से होंगे इसमें से जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। तो दिया हुआ है क्या, माइस्थीनिया ग्रेविस दिया हुआ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस दिया है, गाउट दिया हुआ है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिया हो गया है, और सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, ए होता है ऑटोइम्यून डिजीज, बी होती है और ई होती है। 3 होते हैं, ये गाउट और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये क्या है, ये गाउट जो होता है ये ऑटोसोमल डिजीज होता है, जबकि गाउट भी कहीं ना कहीं एक डिजीज है, और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये ऑटोइम्यून डिजीज ना होके ये ऑटोसोम पे पाई जाती है ये डिजीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए, बी और ई, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से इनकरेक्ट हमें निकालना है। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर स्ट्रिंग टाइप, ये भी सही है। बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरिया कल्चर, नहीं, स्मॉल स्केल नहीं करते, ये लार्ज स्केल पे करते हैं बायोरिएक्टर्स। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और इनकरेक्ट ही पूछा है हमसे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। और चौथा इसमें दिया हुआ, बायोरिएक्टर्स हैव एन एजिटेटर सिस्टम, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड गलत है, और गलत ही पूछा था इनकरेक्ट हमसे, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने एनिमल फिजियो के सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से सब कुछ एक डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करके हमने समझ लिया।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो भी आपके कॉन्सेप्ट जो आपसे क्वेश्चन गलत हुए होंगे आपके नीट इकोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी में नीट के एग्जाम में, वो आपका यहाँ पे वो डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हम आगे आने वाले वीडियो में हम प्लांट किंगडम और प्लांट फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे और हमारा पूरा पेपर जो बायोलॉजी का होगा, जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सब डिस्कस हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्लांट किंगडम और प्लांट फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वही जो बचे हुए हैं उन्हीं को डिस्कस कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा नीट यूजी जो 2024 का एग्जाम था जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन जो थे वो सारे डिस्कस हो जाएंगे और आपको पूरा डिटेल वे में पूरा ही एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं, कितनी जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो आप इसको बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।